हे गाइस, वेलकम बैक टू इंद्राज क्वेश्चन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन या सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 7। यदि आप लोग इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 7 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। ऑप्शन है एड्स, टाइफाइड, एनीमिया और टिटनेस। तो दोस्तों, इसमें से बताना है कि कौन सी ऐसी बीमारी है जो दूषित जल पीने से फैलती है। तो राइट आंसर है हमारा टाइफाइड। तो दोस्तों, टाइफाइड ही बीमारी है जो दूषित जल पीने से फैलती है। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि यह जो टाइफाइड रोग होता है यह किस जीवाणु द्वारा फैलता है। तो टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। यदि कहा जाए कि इसे आंत का बुखार के नाम से भी जानते हैं, या कहेंगे कि टाइफाइड रोग का दूसरा नाम आंत का बुखार भी है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत। तो ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें से बताना है कि कौन सबसे पुराना या कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत है। तो दोस्तों, राइट आंसर है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद ही क्या है, प्रथम साहित्यिक स्रोत है। दोस्तों, कहा जाए कि जो ऋग्वेद है, या इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीनतम वेद है। यदि बात की जाए कि सबसे नया वेद कौन है या सबसे नवीन वेद कौन है, तो वह है अथर्ववेद। कौन सा है, अथर्ववेद। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि जो वेद है, इसके वेद के संकलनकर्ता के रूप में पूछा जाता है। तो वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास हैं। कौन है, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। यदि बात की जाए कि ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का वर्णन किया गया है। किस मंडल में, तो 10वें मंडल में। दोस्तों, यदि बात की जाए कि ऋग्वेद के 3रे मंडल में तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वायुमंडल में 99% किन 2 गैसों का विस्तार है। यह कहेंगे कि वायुमंडल में सबसे अधिक किन 2 गैसों का विस्तार है। तो ऑप्शन है हमारा ओजोन में ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन का, आर्गन एवं ओजोन का। तो दोस्तों, यदि राइट आंसर की बात की जाए तो वायुमंडल में 99% ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का विस्तार है। दोस्तों, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। यदि बात की जाए कि वायुमंडल में गैसों का वितरण, यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, वितरण या विस्तार किस तरीके से किया गया है। तो नाइट्रोजन जो है वह वायुमंडल में 78.03% पाई जाती है, या इसी को हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि 78% पाई जाती। कौन, नाइट्रोजन गैस। यदि बात की जाए कि ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस 20.99% पाई जाती है, या सीधा सीधा कह सकते हैं कि 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 ऐसे गैसें हैं जो कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। यदि बात की जाए कि आर्गन की, तो 0.93% आर्गन गैस पाई जाती है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। इसके बाद आपका हाइड्रोजन 0.01% पाया जाता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, इसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पौधों में जल अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, कैम्बियम द्वारा या पैलिसेड द्वारा। तो दोस्तों, राइट आंसर है कि पौधों में जल अधिग्रहण वह जाइलम द्वारा होता है। जल अधिग्रहण का मतलब कि जो जमीन से पौधे जल ग्रहण करते हैं वह किसके द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। तो वह जाइलम के द्वारा ही पत्तियों तक पहुंचता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है। जो पर्यावरण शिक्षण है उसमें शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव करना, समाजीकरण को बढ़ावा देना, या टीम भावना। तो राइट आंसर हमारा छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव ही क्या है, पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। क्योंकि जब हम कहीं पर टूर पर जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं
तो उसका हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, उसके बारे में फिर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो वह क्या होता है, आपका प्रत्यक्ष अनुभव होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कार्यकारी रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है, इसको कैसे पहचानोगे। कहने का अर्थ है जो कार्यकारी रूप से कि शुष्क मिट्टी की विशेषता क्या होती है या इसको हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो ऑप्शन है उसमें अधिक जल होना, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता है, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, या मिट्टी कठोर होती है। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि राइट आंसर कौन सा है, तो मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। जो शुष्क मिट्टी होती है उसकी विशेषता होती है कि उसमें मिट्टी में क्या होता है, लवण सांद्रता अधिक पाई जाती है। इस तरीके से हम इस शुष्क मिट्टी को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, तो ऑप्शन है शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर ना बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, या परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। तो दोस्तों सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो मूल उद्देश्य है वह कह सकते हैं कि वह है आपका निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का भय जो होता है वह खत्म हो जाता है। क्योंकि जब बार बार मूल्यांकन किया जाता है तो बच्चों में परीक्षा की भाव क्या होता है, परीक्षा के प्रति भय खत्म हो जाता है और उसका उत्तर वह सही से दे पाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं, बीज प्रकीर्णन द्वारा, या पर परागण द्वारा, या चुनकर चरना द्वारा, या रोग फैलाकर। तो दोस्तों राइट आंसर की बात की जाए तो राइट आंसर है चुनकर चरना द्वारा। क्योंकि जो चरने वाले पशु होते हैं वह घासों को क्या करते हैं या वनस्पतियों को चुनकर चरते हैं, उसके बाद वनस्पतियाँ क्या होती हैं, बदल जाती हैं, या कहेंगे कि चरने के बाद नई वनस्पतियाँ आती हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है, अर्थात कहने का अर्थ है इनमें से कौन सा विटामिन ऐसा है जो ये स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन है पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी, या कैल्शियम एवं विटामिन डी। दोस्तों राइट आंसर की बात की जाए तो कैल्शियम एवं विटामिन डी है। क्योंकि दोस्तों जो सूर्य का प्रकाश सुबह सुबह निकलता है, सूर्य निकलता है, तो जो सुबह का सूर्य का प्रकाश होता है उसमें विटामिन डी पाया जाता है, वह हड्डियों के लिए अति आवश्यक होता है। और कैल्शियम भी क्या होता है, हड्डियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। यदि बात की जाए कि विटामिन का आविष्कार किसने किया, तो वह किया था फंक महोदय ने। कब किया था, सन 1911 ईस्वी में किया था, सन 1911 ईस्वी में किया था। यदि बात की जाए कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जल में घुलनशील और दूसरा होता है वसा में घुलनशील। यदि बात की जाए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। कौन है, बी और सी, यह जल में घुलनशील हैं। इसके अलावा जो भी विटामिन बचते हैं वह सभी क्या हैं, वसा में घुलनशील है। तो वसा में घुलनशील हैं ए, डी, ई और के, यह सभी क्या है, वसा में घुलनशील हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। ऑप्शन है माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, या माउंट धौलागिरी। तो दोस्तों यहाँ पूछा है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो राइट आंसर है माउंट केटू। यह क्योंकि यह भारत में पाया जाता है और माउंट केटू ही भारत की सबसे ऊंची चोटी या हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, किस पर आधारित है। तो ऑप्शन है विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, या शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि जो आधारित होती है वह शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित होती है। क्योंकि दोस्तों प्राथमिक स्तर पर खेल द्वारा ही बच्चों को सिखाया जाता है, या कहेंगे कि खेल के द्वारा ही बच्चों को बहुत कुछ सिखा दिया जाता है। इसलिए जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि होती है वह शिक्षण के सिद्धांतों पर आधारित होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है। तो ऑप्शन है समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, या क्षोभ मंडल। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि सबसे नीचे या पृथ्वी के सबसे पास जो परत पाई जाती है
वह है आपका क्षोभ मंडल। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद आपका समताप मंडल, उसके बाद आपका मध्य मंडल, आयन मंडल, इसके बाद बाह्य मंडल पाया जाता है। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि जो क्षोभ मंडल होता है इसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं और यह सबसे गर्म मंडल होता है, और समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए यह मंडल वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श माना जाता है और ओजोन परत भी समताप मंडल में ही पाई जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? तो ऑप्शन है अस्कर्बी, वेरी, रतौंधी या थकान। तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम है अस्कर्बी। क्या है आपका? अस्कर्बी। यदि बात की जाए कि वेरी तो विटामिन बी की कमी से वेरी होता है। रतौंधी की बात की जाए तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी का रोग होता है, लेकिन विटामिन सी की कमी से अस्कर्बी रोग होता है। तो दोस्तों डिटेल देख लेते हैं कि विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था सन 1911 ईस्वी में। विटामिन 2 प्रकार की होती हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। विटामिन बी एवं सी क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, जबकि विटामिन ए, डी, ई, के यह सब क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? तो ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, पद्मजा नायडू, किरण बेदी या हंसा मेहता। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर वह है आपका किरण बेदी। कौन है आपका? किरण बेदी। यह क्या है? प्रथम महिला आईपीएस है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? जो असम में जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं उसमें एक सींग वाले गैंडा का वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो ऑप्शन है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य और कान्हा किसली वन्य जीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों असम में जो आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है वह है काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा है? काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो यदि बात की जाए कि मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है तो यह भी कहाँ पाया जाता है? आपका असम में ही। काजीरंगा भी असम में ही पाया जाता है। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य यह आपका गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पर? गुजरात में पाया जाता है और यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यदि बात की जाए कि कान्हा किसली वन्य जीव अभ्यारण्य यह आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो दोस्तों हमने आज कुल 15 क्वेश्चन देखे हैं, हमने डिटेल भी देखे हैं। दोस्तों यदि आप लोग किसी भी परीक्षा से संबंधित या आप हिंदी या मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट भी चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए, आपको वो भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। और यदि आप लोग सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।